हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। तो आज का वीडियो है इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एग्जाम फोकस वीडियो। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्स दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स पहले ही कवर कर लेते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमने रैंडमली नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो मान लो एग्जाम में 80 to 90% यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं आपके लिए, एकदम फ्री 100% वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आपको इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उसके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड कॉम्बो पैक भी आप सभी के लिए ऑफर भी है। अगर आप एक सिंगल नोट लेते हैं तो उसका प्राइस 45 रुपीज पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा नोट्स परचेज करते हैं तो 40 रुपीज पर नोट पड़ेगा आपको। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट है जिनकी 6 सब्जेक्ट है तो अगर वो 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो उसको सिर्फ 5 नोट्स परचेज करने पड़ेगा और एक आपको फ्री में मिलेगा। इसी तरह कुछ स्टूडेंट है जिनके 7 सब्जेक्ट है तो उनको सिर्फ 6 परचेज करना पड़ेगा, एक आपको फ्री में मिलेगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने तो आप फ्री वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपकी ड्यू सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। अब इसी के और में हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस। अब इसमें क्या है हमारा, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हमें आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन से, ताकि इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। एक सेकेंड, मैं पेन ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हमारा, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रोवाइड वेरियस डिडक्शन एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रोविजन टू इंश्योर फेयरनेस एंड टैक्सेशन एंड टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन टैक्स पेयर। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये क्या प्रोवाइड करता है, जितने भी हमारे डिडक्शन होते हैं और लॉसेस के एडजस्टमेंट होते हैं ये प्रोवाइड करता है, ताकि कोई भी हमारा जो टैक्स पेयर हो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। अब सेक्शन 80E प्रोवाइड ऑफर अ डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। अब जो हमारा सेक्शन 80E है, ये क्या प्रोवाइड करता है, जो भी हम लोन लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसके ऊपर जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो उसके ऊपर हमें क्या मिल जाता है, एक डिडक्शन मिल जाता है। वेयर इज द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस अलाउ टैक्स पेयर टू एडजस्ट द बिजनेस लॉसेस अगेन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, ये हमारा क्या कहता है, जितने भी हमारे लॉसेस है या तो हम उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको ख़त्म कर दे, सेट ऑफ कर दे, या तो उसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लें। बोथ कॉन्सेप्ट आर एम टू प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर, वन बाय सपोर्टिंग द एजुकेशन एंड द अदर बाय अलाउइंग द जेन्युइन बिजनेस, एक सेकेंड, जेन्युइन बिजनेस हार्डशिप टू द बैलेंस ओवर डिफरेंट ईयर। तो दोनों ही हमारे किस मोटिव से है, हमारे जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो हो सके और दोनों को एक तरीके से सपोर्ट मिल सके। तो आगे देखते हैं हमारा यहाँ पर, फिर आता है हमारा मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन के बाद आपको सीधा मेन बॉडी से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक क्या था, सेक्शन 80E। तो इसके अंदर हम देखते हैं हमारे क्या क्या एलिजिबिलिटी है।
तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर डिडक्शन एलिजिबिलिटी। डिडक्शन इज़ अलाउड टू एन इंडिविजुअल ओनली। अब इसमें जो डिडक्शन मिलता है वो किसको मिलता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को ही दिया जाता है। यहाँ पे कोई ग्रुप कोई कम्युनिटी नहीं होती। लोन मस्ट बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन और अ स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज़ अ लीगल गार्डियन। अब ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन, वो हम किसके लिए ले सकते हैं, अपने खुद के लिए ले सकते हैं, हम स्पाउस के लिए ले सकते हैं। अब इसमें स्पाउस क्या होता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं, कोई भी लीगल गार्डियन भी ले सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा पर्पस एंड सोर्स ऑफ लोन। अब इसमें क्या है हमारा, लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब जो भी हम ये लोन लेते हैं एजुकेशन लोन, वो कहाँ से होना चाहिए, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जैसे कि आपके फाइनेंशियल बैंक्स हो जाते हैं जितने भी, या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, हायर एजुकेशन मीन्स एनी कोर्स परस्यूड आफ्टर 12th इंक्लूडिंग द वोकेशनल एंड द प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आफ्टर 12th आप जो भी कोर्सेज करते हैं या कोई भी डिग्री करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे कोर्सेस आ जाएंगे उसके ऊपर हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब इसमें हमें कितना डिडक्शन मिलेगा देखते हैं। ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशन लोन इज़ डिडक्टिबल। अब इसमें क्या कहा गया है, जो भी हमारा एजुकेशन लोन होता है उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसमें से आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन। हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसके ऊपर कितना भी हम डिडक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है हमारी। फिर है हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको डिडक्शन के अंदर काउंट नहीं करते। तो जैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, लेट अज्यूम कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 50,000 है। अब इसके ऊपर हमने 10% इंटरेस्ट पे किया, जो आपका कितना हो जाएगा, 5,000। तो जो हमें डिडक्शन मिलेगी वो हमें इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं मिलेगी, वो हमें किसके ऊपर मिलेगी, इस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पीरियड ऑफ डिडक्शन। तो अब ये जो डिडक्शन है ये आपको कितने टाइम तक वैलिड होता है डिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है डिडक्शन का टाइम पीरियड, अलाउड फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। आपके जो जब भी आपने लोन लिया उसके अगले 8 सालों तक आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। बिगनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट। तो जब भी आप पहला रीपेमेंट करेंगे तब से आपका डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ रीपेमेंट कंटिन्यूज बियॉन्ड 8 ईयर, अगर आपका जो रीपेमेंट है लोन का वो 8 सालों के बाद भी हो रहा है तो डिडक्शन इज़ नॉट अवेलेबल देर आफ्टर। तो आपको 8 सालों के बाद कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा इसी का आगे का टॉपिक था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस। अब इसके अंदर हमारा क्या था, जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, वो या तो हम क्या करते हैं उनको उसी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेट ऑफ कर देते हैं, या तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लॉसेस को सेट ऑफ करते हैं तो इसमें हमें 2 तरीके दे रखे हैं, कौन कौन से, इंट्रा हेड एंड इंटर हेड। तो देखते हैं इसमें इंट्रा और इंटर हेड क्या होते हैं। इंट्रा हेड सेट ऑफ बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस प्रोफेशन इन द सेम ईयर। अब देखो इसमें क्या है, हमारा जितने भी अगर हमें किसी करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी लॉस हुआ है बिजनेस में, ठीक है, आपने कोई बिजनेस किया उसमें आपको लॉस हो गया 10-20 हज़ार का, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी दूसरे हेड से जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ उसको सेट ऑफ कर देंगे। जैसे कि मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हो गया, अब उसको हम क्या करेंगे, सेम हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा हेड सेट ऑफ, कि हम सेम हेड से सेट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इंटर हेड सेट ऑफ। इसमें क्या होता है आइए देख लेते हैं। इफ स्टिल अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी।
अब इसमें क्या है हमारा, जैसे कि मान लिया आपने जो भी पहला लॉस हुआ था उसको इंट्रा हेड से सेट ऑफ कर दिया, बट आपका लॉस अभी भी पेंडिंग बच गया, तो उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं उसमें सेम हेड से सेट ऑफ करने के बाद अगर हमारा लॉस बच जाता है तो हम बाकी के जितने भी हमारे हेड्स होते हैं उस पर मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो कौन सा हेड है, सैलरी का, इससे ये क्या होगा, सेट ऑफ नहीं होगा आपका। तो हमारे 5 इनकम ऑफ हेड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमारे 5 हेड्स है। तो अगर मान लो आपका हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं हुआ पहले वाला लॉस, तो हम उसको क्या करेंगे, या तो कैपिटल गेन, या तो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, या अदर सोर्सेज जो भी हमारे उससे सेट ऑफ कर देंगे। बट हम किससे नहीं कर सकते, सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब इसी में हमारा ऊपर एक रह गया था कि स्पेक्यूलेटिव लॉस। अब ये कौन से लॉसेस होते हैं आपके, स्पेक्यूलेटिव लॉस होते हैं आपके जितने भी आप यार तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आपके जो बिटकॉइन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनसे आपको जो भी इनकम होती है लॉसेस हो जाते हैं। तो ये जो लॉसेस होते हैं आपके, ये हमारे सेट ऑफ नहीं होते इसके अंदर सेम हेड में। इनके अलग अलग हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट था हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस। अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे लॉसेस होते हैं वो आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते। कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। अब ये जो हमारे लॉसेस होते हैं उसको हम सेट ऑफ किससे कर सकते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है कंटिन्यू, जो हमारी ईयर वाइज ईयर इनकम होती रहती है उससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉस मस्ट बी फ्रॉम अ बिजनेस दैट इज़ कंटिन्यू। अभी जो लॉस हो रहा है हमारा वो किससे होना चाहिए, एक कंटिन्यू चलने वाले बिजनेस से होना चाहिए। इफ़ द बिजनेस इज़ डिसकंटिन्यू, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बीच में रुक जा रहा है, चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, तो हमारा जो लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नेक्स्ट ईयर को। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा कंडीशन ऑफ रिटर्न फाइलिंग। लॉस मस्ट बी रिपोर्टेड इन अ रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो जो हम यहाँ पर रिपोर्ट फाइल करते हैं वो हमारा कब होना चाहिए, या तो रिटर्न फाइल करने से पहले होना चाहिए, या तो ड्यू डेट से पहले पहले होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, 139 सेक्शन सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको जो आपका लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पेक्यूलेटिव एंड स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस। अब ये हमारे क्या है, ऐसे कुछ लॉसेस जो क्या है स्पेक्यूलेटिव, अभी हमने ऊपर देखा था, जो भी हमारी ट्रेडिंग या बिटकॉइन से इनकम होती है, लॉसेस होते हैं, उनको हम स्पेक्यूलेटिव कहते हैं। अब स्पेसिफाइड क्या हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हो सकता है आपका, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट। अब देखो जो स्पेक्यूलेटिव हमारे लॉस हो रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये किससे सेट ऑफ होगा आपका, ओनली स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से। एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स। तो ये कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आपका, सिर्फ 4 सालों तक। पिछले वाला कितना था, 8 सालों तक था आपका। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। अब इसमें क्या है, जो आपके स्पेसिफाइड बिजनेस में जो भी लॉसेस हो रहे हैं अंडर सेक्शन दिस, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम नंबर ऑफ ईयर्स हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जो हमारा आंसर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, कि इसमें इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में और कंक्लूजन में। तो देखते हैं इसमें कंक्लूजन को हमें किस तरीके से राइट ऑफ करना है। वो सेक्शन 80E एंड द प्रीवियस रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेज आर डिजाइन टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन। तो हमने पहले देखा, तो ये जो दोनों तरीके उससे क्या हो सकता है, किसी भी टैक्स पेयर के ऊपर जो बर्डन पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड एनकरेज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
वेल द सेक्शन 80E सपोर्ट द एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो हमारा 80E क्या करता है, एजुकेशन को सपोर्ट करता है बाय डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन जो हम लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट हम पे करते हैं, उस पर हम डिडक्शन रिसीव कर सकते हैं। एंड द लॉस एडजस्टमेंट हेल्प टैक्स पेयर ओवर बिजनेस फ्लक्चुएशंस बाय अलाउइंग लॉसेस टू बी एडजस्टेड एंड कैरी फॉरवर्ड। और हमारा इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं या तो हम उसको सेटअप कर लेते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टुगेदर दीज प्रोविजंस क्रिएट अ फेयर टैक्सेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रिलीफ टू टैक्स पेयर। तो जितने भी हमारे टैक्स पेयर हैं उनको बर्डन ना हो और वो ईजीली बिजनेस को कर पाए। चलो मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट्स सी। ओके, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये आपने पहले भी वर्ड सुन रखा होगा, इसको क्या कहते हैं इन शॉर्ट में, ESOP। सुना है आपने ये वर्ड। चलो, एंड इस सेंटेंस में एक और वर्ड है परक्विजिट्स। तो ये परक्विजिट्स होता क्या है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ परक्विजिट्स अराइजिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अब देखो, ये दोनों चीज़ें सेम सेम लग रही है आपको, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो देखते हैं आगे हमारा। अगेन हमें टॉपिक किससे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से हमारा टॉपिक। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और शॉर्ट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ESOP। एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, इन दोनों में बोथ मेथड अडॉप्टेड बाय द कंपनीज टू रिवार्ड एंड रिटेन एम्प्लॉय बाय ऑफरिंग देम अ शेयर एट अ कंसेशनल। कंसेशनल क्या होता है, थोड़े कम रेट पर, प्री डिटरमाइंड प्राइस अंडर द इनकम टैक्स 1961। अब इसमें हमारा क्या है अब इसके अंदर हमारे क्या होता है, जितने भी हमारे कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देती है कंसेशनल रेट पर, कंसेशनल कम प्राइस पर। ठीक है, जितने जैसे मार्केट वैल्यू में उसका पर शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, मान लो 500 चल रहा है, तो कितने में दे देगी अपने एम्प्लॉय को, वो दे देगी 10 रुपीज़ में दे सकती है, 30 रुपीज़ में दे सकती है, वो उन पर डिपेंड करता है। तो इससे होगा क्या, इससे जो एम्प्लॉय होंगे उनको रहेगा कि फ्यूचर में जाके उनके पास कंपनी के कुछ शेयर आ सकते हैं, तो वो एक अच्छी पोजीशन अक्वायर कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंपनी में एक तरीके से एम्प्लॉय को रिटेन करने का उनका तरीका होता है कंपनीज का। तो आगे देखते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द बेनिफिट रिसीव बाय एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड और फ्री शेयर। कुछ टाइम पे क्या होता है, ये शेयर्स कभी कभी कंपनी वाले फ्री में भी प्रोवाइड कर देते हैं। ट्रीटेड एज अ परक्विजिट, तो इसको हम क्या कहते हैं, परक्विजिट्स कह सकते हैं। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये जो परक्विजिट्स होते हैं वो कौन से हेड के अंदर आते हैं, हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बेसिकली परक्विजिट्स क्या होते हैं, परक्विजिट्स कैन बी एनी बेनिफिट, कोई सी भी बेनिफिट हो सकती है, प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। जो भी उनको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो क्या कहलाएगी, परक्विजिट्स। अब ये आपका कैश और काइंड दोनों में हो सकता है, और इसके ऊपर हमारा क्या होता है, टैक्स अप्लाई होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो फुली एग्जेम्प्टेड भी हो सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं। Therefore, the taxability of ESOP and ESPS revolve around the concept of taxing and the benefit of advantage obtained by the employee on the receiving company shares। तो उनको क्या फ़ायदा हो जाता है एम्प्लॉय को, उनको क्या होता है, कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं ताकि वो कंपनी में और अच्छा परफॉर्म करें, अपने टैलेंट को पहचाने और स्किल्स और अच्छे से कंपनी को शो करें। जितने भी उनके स्किल्स होते हैं, टैलेंट होते हैं, कंपनी में कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करें उनसे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बॉडी का, हमने डिस्कस किया था। तो बॉडी के अंदर हम देखते हैं क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमारा ESOP और ESPS का मीनिंग बता रखा है। तो देखते हैं, हमारा सबसे पहला है यहाँ पर ESOP, एम्प्लॉय गेट एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स इन द फ्यूचर एट अ फिक्स प्राइस। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयर के द्वारा उनको एक ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को,
ताकि वो कुछ कंपनी के शेयर्स को परचेज करे कब, फ्यूचर में, और कोई भी फिक्स प्राइस हो सकता है या जितना भी मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पर। और ईएसपीएस क्या हो सकता है हमारा, एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टली ऑफर्ड शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस जनरली एज अ पार्ट ऑफ परचेज स्कीम। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होता है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली शेयर्स को ख़रीद लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। जब भी कंपनीज क्या करती है, लॉन्च करती है कि हाँ हमारे अब शेयर्स हम बेच रहे हैं, कंपनी के अंदर जिनको ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंस भी आपको दे रखे हैं, तो इनको आप एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। बोथ लीड टू एन बेनिफिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये दोनों चीज़ें क्या करती है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाती है। विच इज़ ट्रीट इज़ एज अ टैक्सेबल परक्विजिट। और हमें पता है इन पे क्या होता है, टैक्स चार्ज होता है, क्योंकि ये कौन से हेड के अंदर आते हैं, हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखेंगे इसमें किस तरीके से हमारा टैक्स अप्लाई हो सकता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स अंडर ईएसओपी एंड ईएसपीएस। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टैक्सेबल एज सैलरी इनकम द डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, FMV ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज परचेज एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयज ट्रीट इज एज परक्विजिट। तो इसमें क्या है हमारा, जो भी हम तो जो भी हमारा यहाँ पर डिफरेंस होता है किसके बीच का, FMV, और जो हमारा एक्चुअल अमाउंट पे कर रहा है कौन, एम्प्लॉय, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, परक्विजिट्स। इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि आपका मार्केट प्राइस चल रहा था शेयर का, इसको हम ले लेते हैं 500। ठीक है, मार्केट प्राइस, तो इसको हम लिख लेते हैं FMV, 500 था ये। ठीक है, और लेकिन जो एम्प्लॉय है उसने इस शेयर को कितने में परचेज़ किया, तो एम्प्लॉय ने इसको परचेज़ किया हमारा, कितने ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 100 रुपीज़ में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 400 रुपीज़। और ये जो 400 रुपीज़ है वो क्या कहलाएगा, हमारा परक्विजिट्स। ठीक है, जो कि क्या होगा, टैक्सेबल होगा। The perquisites is taxable under section 17 subsection 2 and clause 4 of the income tax act। अब जो हमारा परक्विजिट होता है वो क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, हमें पता है ये चीज़। अब देखते हैं टाइमिंग ऑफ टैक्सेबिलिटी। इसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा वो हमारा कब होगा, जब कोई भी एम्प्लॉय उन स्टॉक्स को परचेज कर लेगा। ठीक है, या उसके ऊपर उसका हक आ जाएगा परचेज करने के बाद बेसिकली। ठीक है, एक्सरसाइज कर लेगा ऑन द डेट व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड। या तो वो डेट हो सकती है जब उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाए, प्रोवाइड कर दिए जाए, या उन्होंने परचेज कर ली हो। नॉट टैक्सेबल व्हेन ऑप्शन इज़ ग्रांटेड। अब टैक्स कब नहीं लगता, जब वो क्या करते हैं, ऑप्शन ग्रांट करते हैं। ऑप्शन ग्रांट मतलब उनको एक लिस्ट दी जाती है जिसके अंदर सारी चीज़ें रहती है कि आपका जो प्राइस है इस डेट को कितना है, और आपको कितने शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, और कितने सालों तक, ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स। अब ये जो परक्विजिट्स पे टैक्स लगेगा ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरीके से लगेगा, कितना लगेगा, ये नहीं पता हमें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखते हैं। परक्विजिट की वैल्यू जितनी भी हमारी है, और मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट, कौन सी डेट पे देखना हमें, जब उनको अलॉट किया जा रहा है, माइनस कर देंगे किससे, प्राइस पेड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जितना पेमेंट किया पर शेयर का उसको इसमें से माइनस कर देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, FMV मस्ट बी डिटरमाइंड एज पर रूल्स। ये जो मार्केट वैल्यू है वो किस तरीके से डिसाइड की जाती है, हाँ कि इस शेयर का जो प्राइस है आज इतना होगा, कल इतना होगा, किस तरीके से डिसाइड होगा, देखते हैं। फॉर लिस्टेड कंपनी, अब हमें पता है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होता है उस पर हमारी सारी कंपनी लिस्टेड होती है। ठीक है, और जो भी हमारी कंपनीज है उस पर जो भी पर डे का प्राइस होता है वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है बेसिकली।
तो MFB इज एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस रहा उसका क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है। फॉर अनलिस्टेड कंपनी, अब ऐसी कुछ कंपनीज है जो अनलिस्टेड है, तो उसमें जो MFB होगा वो सर्टिफाइड बाय कैटेगरी मर्चेंट बैंकर। तो भी जो भी मर्चेंट होगा वो डिसाइड करेगा उसमें कि किसी भी स्टॉक का प्राइस क्या होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जो भी हमारे परक्विजिट्स होते हैं उस पर TDS भी लगता है, तो देख लेते हैं। एम्प्लॉयर मस्ट बी डिडक्टेड टैक्स एट द सोर्स अंडर द सेक्शन 192। तो इसमें कौन से सेक्शन के अंडर वो TDS डिडक्ट कर रहता है, 192 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और एक्सरसाइज। ठीक है। परक्विजिट्स वैल्यू इज एडेड टू द सैलरी फॉर TDS पर्पस। तो परक्विजिट की जो भी वैल्यू बनती है वो हम क्या करते हैं, सैलरी में इंक्लूड कर देते हैं ताकि हम TDS को कैलकुलेट कर सकें। अगला पॉइंट देखते हैं, सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शेयर्स। तो हमारे जो शेयर्स होते हैं जब हमने उनको एक्सरसाइज कर लिया, अब हम क्या उसको अपने पास रखेंगे, बिल्कुल नहीं, हमें उनको फर्दर सेल भी तो करना है। तो जब हम उसको सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैपिटल गेन, हमें क्या मिलेगी, बेसिकली इनकम होगी। आफ्टर रिसीविंग द शेयर्स इफ द एम्प्लॉय सेल देम द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट इज टैक्सेबल एज द कैपिटल गेन। तो जब हम उनको सेल करेंगे उससे जो हमारी इनकम होगी वो क्या होगी, कैपिटल गेन, और उसके ऊपर अगेन हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब इस पर खर्चा क्या आएगा, जो भी हमारी मार्केट वैल्यू होगी एक्सरसाइज डेट पर, ठीक है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। फिर हमारा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हमारा कितना होगा, जितना भी हमने सेल किया है उस शेयर के प्राइस पे। ठीक है। जो भी हमारा शेयर्स रहा है उसको जब हमने सेल किया तो उसको कितने प्राइस पे सेल किया, और मार्केट वैल्यू ऑन द एक्सरसाइज डेट, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। होल्डिंग पीरियड डिसाइडेड वेदर गेन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ये होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि जब हम शेयर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो हमने शेयर्स अपने पास कितने टाइम तक रखें, बेसिकली चाहे उसको हम 2 साल तक रखें, 10 साल तक रखते, तो हमारा क्या हो जाता है, होल्डिंग पीरियड। अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, या लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्पेशल रिलीफ फॉर स्टार्टअप। तो जितने भी हमारे स्टार्टअप्स होते हैं उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या दी, कुछ रिलैक्सेशंस दिए अंडर सेक्शन 80 ISC। तो इसमें देखते फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स TDS परक्विजिट टैक्सेशन में बी डिफर्ड अप टू अ मैक्सिमम पीरियड। अब मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 48 मंथ्स हो सकता है, या कोई भी पर्टिकुलर इवेंट तक हो सकता है। इसमें क्या होगा आपका कि काफ़ी मैक्सिमम 3 ईयर तक आपको क्या होगा, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो द रिलीफ हेल्प एम्प्लॉयज अवॉइड इमीडिएट टैक्स बर्डन व्हेन शेयर्स आर लिक्विड। तो हमारे यहाँ पे जब शेयर्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको काफ़ी टाइम तक टैक्स पे ना करना पड़े, एक रिलीफ मिल जाए एज अ स्टार्टअप। तो यहाँ पे शेयर्स आर लिक्विड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपके जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी क्विकली क्या होते हैं, सोल्ड हो जाते हैं, परचेज हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं शेयर्स आर लिक्विड। बहुत ज़्यादा इसमें प्राइस चेंजेस नहीं होते आपके शेयर्स के, वो मिनिमम लो ही रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है कंक्लूजन अगेन, तो इसको कंक्लूड कर देते हैं जल्दी से। परक्विजिट्स अराइज फ्रॉम एसॉप्स और ESPS रिप्रेजेंट अ मॉनेटरी गेन। अब इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली मॉनेटरी गेन यहाँ पे क्या होता है, पैसों से रिलेटेड क्या होता है, गेन होता है। एम्प्लॉयज़ एज दे अक्वायर्ड कंपनी शेयर एज अ कंसेशनल रेट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय हमारे क्या करते हैं, उनको लो रेट पे यहाँ पे कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेस दिस एडवांटेज एज सैलरी परक्विजिट। तो उसको क्या काउंट करती है कंपनी, एज अ सैलरी परक्विजिट्स एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और अलॉटमेंट। तो जब भी उनको वो क्या करते हैं, उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो उसको एज अ सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लेती है परक्विजिट को। फर्दर एनी गेन ऑन द सेल ऑफ सच शेयर इज टैक्स एज कैपिटल गेन। और जब भी हम इन शेयर्स को सेल करते हैं तो उनके ऊपर क्या लगता है, कैपिटल गेन एज अ इनकम, उनके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाता है। इंश्योरिंग से द बोथ कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम और अप्रोप्रिएटली टैक्स। तो हमारे दोनों में क्या होता है, प्रॉपरली टैक्स अप्लाई होना चाहिए।
Thus, the tax treatment of ESOPs and ESPS provide the clarity and fairness of recognizing them both as a salary, benefit and investment asset. तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. हु इज़ एन एसएससी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स 1961. अब इसमें एक और क्वेश्चन आपका, उसको भी रीड आउट कर लेते हैं. एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद द रिगार्ड्स टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस. यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हमारा, तो ये हमारा स्पाउस. और स्पाउस का मीनिंग तो आपको पता ही है, हस्बैंड और वाइफ कुछ भी हो सकता है. अंडर द सेक्शन 64. तो चलिए इसको आगे देखते हैं. तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इनकम मस्ट बी टैक्स इन द हैंड ऑफ पर्सन हु अर्न इट. तो टैक्स हमारा क्या होता है, बेसिकली जो भी पर्सन उस इनकम को अर्न कर रहा है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स अप्लाई करते हैं. हाउएवर इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में हमारे क्या होता है, इनकम ऑफ वन पर्सन मे बी टैक्स इन द हैंड ऑफ अदर टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन. तो हमारे जो फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए आपका कोई पर्सन ए है, ठीक है, उसको कोई इनकम हुई है, लेकिन अब उस इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, पर्सन बी को अपनी इनकम ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, जिससे क्या हो, वो टैक्स इवेजन कर सकते हैं और टैक्स देने से बच सकें. टू एडमिनिस्टर सच प्रोविजन द एक्ट डिफाइन द टर्म एसएससी. तो एसएससी क्या है, बेसिकली वो पर्सन होता है जो बेसिकली हमारा टैक्स को पे करता है, जिसके ऊपर बर्डन होता है टैक्स को पे करने का. एंड ऑल्सो कंटेन क्लबिंग रूल्स अंडर सेक्शन 64 particularly relating to the income of spouse. Both concept ensure proper assessment, transparency and fairness in the tax system. तो ये दोनों तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली असेस कर सकते हैं कि हमारा कितना टैक्स हुआ, किस पे कितना टैक्स अप्लाई हो रखा है, और फेयरनेस रह सके जितने भी हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसके ऊपर. तो मेन बॉडी देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द इनकम Tax Act, an assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under the act. तो ऐसा कोई सा भी पर्सन हो सकता है जिसको क्या करना है, सम ऑफ अमाउंट पे करना है, ठीक है. अब इट इंक्लूड क्या क्या हो सकता, कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पे बेसिकली एसएससी. तो यहाँ पे हमारे कुछ एसएससी के टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है. तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा नॉर्मल एसएससी. A person who is liable to pay income on his total income of the previous year. तो पिछले साल में उसकी जितनी भी इनकम हुई है उसके ऊपर क्या करना है, उसको टैक्स पे करना है. तो यहाँ पे हमारा डीम्ड असेसी क्या होता है, अ पर्सन हु इज ट्रीटेड एज एन असेसी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस. तो कोई भी ऐसा पर्सन है हमारा, ठीक है, जिसको क्या करना है, बेसिकली टैक्स पे करना है किसी और के रेफरेंस में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डीम्ड असेसी. जैसे कि हमारा हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. डिसीज्ड पर्सन क्या होता है, बेसिकली कोई पर्सन जो डेड है या मेंटली अलाइव नहीं है, ठीक है. गार्डियन ऑफ अ माइनर, अब कोई भी बच्चा है या 18 से बिलो है, ठीक है, तो उसका कोई भी जो भी गार्डियन है वो क्या कर सकता है, एज डीम्ड असेसी का रोल प्ले कर सकता है. एजेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, कोई भी नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी एजेंट उसका टैक्स को पे कर सकता है, तो वो क्या क्या लाएगा, डीम्ड असेसी. अगला है हमारा असेसी इन डिफ़ॉल्ट. अब असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब कोई पर्सन जो टैक्स की उसकी ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, उसको टैक्स पे करना था बट वो नहीं कर पाया, तो वो क्या कहलाएगा, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट. एक बार रीड आउट कर लेते हैं. पर्सन हु फेल्स टू कैरी आउट ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस कह सकते हैं इसको हम, इम्पोज अंडर द एक्ट सच एज डिडक्टिंग और डिपॉजिटिंग टीडीएस. तो उसको टीडीएस वगैरह डिपॉजिट करना है या कुछ भी करना है, वो टैक्सेशन से रिलेटेड वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसका हम क्या बोलेंगे, असेसी इन डिफ़ॉल्ट. फिर हमारा यहाँ पर पर्सन कवर एज असेसी. अब कौन कौन से पर्सनस होते हैं जिसको हम एज असेसी कवर करते हैं, तो सबसे पहला हो गया हमारा इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, या कोई भी एओपी. एओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, ठीक है.
या BOI हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पर्सन असेसी कहलाएंगे। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है यहाँ पर, Thus an assessee is a person from whom tax is legally recoverable। तो ये वो पर्सन होता है जिससे टैक्स लीगली चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस अंडर सेक्शन 64। सेक्शन 64 कंटेन्स प्रोविजंस टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस बाय द ट्रांसफरिंग इनकम टू फैमिली मेम्बर्स। तो बेसिकली क्या है, इसमें टैक्स देने से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि जो भी उनकी इनकम होती है वो अपने फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कुछ इनकम हुई तो मैंने क्या कर दिया, मेरी किसी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मुझे टैक्स ना पे करना पड़े उस इनकम के ऊपर। अंडर दिस सेक्शन सर्टेन इनकम ऑफ अ स्पाउस आर एडेड टू द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। अब इसमें कुछ सेक्शंस के अंदर क्या होता है, किसी भी स्पाउस की जो इनकम हो रही है वो दोनों कंबाइन कर लेते हैं उस इनकम को। फॉर एग्जांपल जैसे स्पाउस क्या होता है हमें पता है, हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिस्टर ए है, उनकी कुछ इनकम हुई, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, और मिसेस बी है, उनकी कुछ इनकम हुई, तो इन दोनों की इनकम को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, ताकि वो टैक्स देने से बच सके, जिसको हम कह देंगे आई कह देते हैं इनकम को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टैक्स को प्रिवेंट करने का, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये अंडर सेक्शन किसके आता है, 64 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो भी हमारा पर्सन होता है वो क्या करता है, अपनी एसेट को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, किसको, अपने स्पाउस या फैमिली मेम्बर किसी को भी ट्रांसफ़र कर देता है। और कैसे ट्रांसफ़र करता है, बिना किसी कंसिड्रेशन के या लो कंसिड्रेशन के। और यहाँ पे कंसिड्रेशन का मतलब क्या है, कुछ भी उसके बदले में, रिटर्न में देना। ठीक है, मान लो उन्होंने कुछ एसेट दी, ठीक है, तो उसके रिटर्न में तो वो भी कुछ अमाउंट वगैरह पे करेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफ़र एन एसेट, ठीक है, उसने एसेट ट्रांसफ़र किया। अब एसेट में क्या आ सकता है आपको, प्रॉपर्टी, शेयर्स, कैश, कुछ भी आ सकता है, टू हिज हर स्पाउस। ठीक है, स्पाउस को ट्रांसफ़र की विदाउट अडिक्वेट कंसिड्रेशन, उसको कुछ ज़्यादा पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया। ठीक है, लो कंसिड्रेशन में कर दिया। द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट, अब इस एसेट से, जो उसने एसेट ट्रांसफ़र करी है, अगर उससे कोई भी इनकम होती है, ठीक है, तो वो इनकम क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी किसकी इनकम में, ट्रांसफरर की इनकम में। ठीक है, जिसने एसेट को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, उसकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अ हस्बैंड गिफ्ट हिज वाइफ ₹10 लाख, शी इन्वेस्टेड इट इन FD एंड अर्न इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या किया, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपीज़ दे दिया, उसने उस 10 लाख रुपीज़ को बैंक में FD बना ली। अब उसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिल ही रहा होगा। तो अभी जो इंटरेस्ट क्या है, एक तरीके से ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, अब इस इनकम को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द हस्बैंड। अभी जो इंटरेस्ट हुआ है, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। ठीक है, और ये इनकम किसकी थी, वाइफ की, लेकिन वो जो इनकम होगी वो कंबाइन हो जाएगी किसकी इनकम से, हस्बैंड की इनकम से। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एसेट था वो किसका था, बेसिकली हस्बैंड का था, और हस्बैंड यहाँ पे क्या है, ट्रांसफरर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्या तरीका है। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, remuneration of spouse from a concern in which the assessee has substantial interest। पहले देख लेते substantial interest क्या होता है। कोई भी एम्प्लॉय जिसका 20% से ज़्यादा या तो वोटिंग राइट हो, ठीक है, या शेयर्स हो उनके पास, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यहाँ पर शेयर्स हो कितना, 20%, 20% ये वोटिंग राइट हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम कहेंगे कि उस एम्प्लॉय का उस कंपनी के अंदर क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये अंडर सेक्शन किस किया जाता है, 64 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 2। ठीक है, आगे रीड आउट करते हैं, इफ़ बोथ स्पाउस वर्क इन अ कंसर्न फर्म और कंपनी इन विच वन स्पाउस हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब दोनों हस्बैंड वाइफ कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक का कंपनी में 20 या उससे अबव, ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, then the salary and commission remuneration received by the other spouse, ठीक
ठीक है। अब मान लो कि हस्बैंड का क्या है कि 20% इंटरेस्ट है, अब उसकी वाइफ को कुछ भी इनकम होती है, ठीक है, तो वो इनकम क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है किसकी इनकम से, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जिस पर्सन का है उसकी इनकम के साथ, ठीक है, ताकि क्या हो सके, बेसिकली टैक्स पे करने से बच सके। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शन है, बेसिकली इफ़ द स्पाउस गेटिंग रेम्यूनरेशन possesses प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब जो स्पाउस है उसके पास या तो क्या है, कोई प्रोफेशनल डिग्री है या कोई भी क्वालिफिकेशन है टेक्निकल, तो जो रेम्यूनरेशन होगा वो बेस्ड ऑन होगा क्वालिफिकेशन के, तो जो इनकम होगी वो क्या होगी, क्लब नहीं होगी, उनका इनकम को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमारा क्या है, इफ़ एन इंडिविजुअल कन्वर्ट हिज सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू जॉइंट प्रॉपर्टी विद स्पाउस, ठीक है, तो सिंगल उसकी प्रॉपर्टी उसने क्या किया, अपनी वाइफ के साथ उसको जॉइंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया विदाउट अडिक्वेट कंसिडरेशन, उसके बदले में उसको कुछ कंसिडरेशन भी नहीं मिला, तो इनकम फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, तो जो भी ट्रांसफरर होगा तो उसके इनकम के साथ वो क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी बेसिकली। अब इसमें एक और एक्सेप्शन है, लेट्स रीड आउट दिस पॉइंट ऑल्सो। तो हमारे क्या एक्सेप्शंस वेयर क्लबिंग डज नॉट अप्लाई, तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें जो हमारी इनकम होती है वो क्लब नहीं होती। एक तो हमने देख लिया था कि अगर स्पाउस के पास कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है तब नहीं होगा, और दूसरा क्या है, व्हेन स्पाउस लीव सेपरेटली अंडर लीगल सेपरेशन एग्रीमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे बात की जाएगी डाइवोर्स की, ठीक है, अगर उनका डाइवर्स हो रखा है, ठीक है, तब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी उनकी इनकम होगी असेट को ट्रांसफ़र करने से तो वो कंबाइन नहीं होगी, ठीक है, या उसके पास कोई भी स्किल हो, टैलेंट हो या क्वालिफिकेशन हो तब भी उसकी इनकम कंबाइन नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। तो इसको कंक्लूड करते हैं, द टर्म असेसी ब्रॉडली कवर्ड एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो असेसी कौन होता है, ऐसा पर्सन जिसको बेसिकली टैक्स पे करना होता है, जो लायबल होता है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ट्रीटेड एज डीम्ड असेसी, तो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, लीगल HUF कोई सा भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड क्लबिंग प्रोविजंस अंडर सेक्शन 64 इंश्योर द टैक्स लाइबिलिटी, तो सेक्शन 64 किसको ध्यान रखता है, जो क्लबिंग का होती है, इनकम कंबाइन होती है, उसके ऊपर ध्यान रखता है ये। लाइबिलिटी कैन नॉट बी रिड्यूस बाय ट्रांसफरिंग असेट और इनकम ऑफ अ स्पाउस, जो टैक्स लाइबिलिटी हो क्या हो, ज़्यादा कम ना हो, किस वजह से, जो भी हम ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं स्पाउस को। दीज मेजर्स मेंटेन फेयरनेस इन टैक्सेशन, प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ लॉ, इससे क्या होता है, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसमें फेयरनेस बनी रहे, कोई भी मिस यूज़ ना हो पाए लॉ का। बोथ टुगेदर कंसेप्ट स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क ऑफ एन इनकम असेसमेंट एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो अच्छे से सारा हमारा टैक्सेशन का काम चलता रहे। तो चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक्स परचेजेस NSCs, NSCs क्या होते हैं आपके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इट इशूज़ ऑन 15 मार्च 2009 फॉर द रुपीज़ ऑफ 10,000, तो 15 मार्च को 2009 में 10,000 के वो NSCs खरीदता है, एंड ऑन 15 मार्च 2010 फॉर द रुपीज़ 20,000, अब अगेन 15 मार्च 2010 में वो दोबारा क्या खरीदता है, 20,000 के NSCs परचेज कर लेता है। ही ऑल्सो परचेज नेशनल रिलीफ बॉन्ड, अब ये नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स भी परचेज करता है, कितने रुपए इसके, कितने रुपीज़ के आपके, 30,000 के, ऑन 15 मार्च 2010 स्टेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन ही कैन क्लेम अंडर द सेक्शन 80C, हमने अभी पढ़ा था 80C में क्या होता है, आपके डिडक्शंस होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो यहाँ पे डिडक्शंस हम कितना, बेसिकली हमें कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर, ये देखना है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2010 एंड 11 इंटरेस्ट अक्यूरिंग ऑन NSCs फॉर द ₹100 डोमिनेटिंग फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ 8.6, अब 100 रुपीज़ के ऊपर हमें 8.16 का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में हमें कितने रुपीज़ का रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, 8.83, ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन ज़रा चेकआउट करते हैं यहाँ पर। ओके, अगेन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, ठीक है।
द इनकम एक्ट 1961 प्रोवाइड डिडक्शंस एंड टैक्स रिलीफ अंडर द वेरियस सेक्शन। हमें पता है इनकम टैक्स हमें बहुत सारे डिडक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि हमारा टैक्स बर्डन ना बढ़े। सेक्शन 80 अलाउज रिडक्शन फॉर सर्टेन इन्वेस्टमेंट सच एज NSCs, नेशनल रिलीफ बॉन्ड एंड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द NSCs। तो कौन 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 सी चीज़ों के ऊपर 80C हमें डिडक्शंस प्रोवाइड करता है यहाँ पर? एक तो हमारा NSCs हो गया, है ना, दूसरा क्या हो गया हमारा नेशनल रिलीफ बॉन्ड हो गया, और जितना भी इंटरेस्ट हमें मिला है किसके ऊपर? NSCs के ऊपर, ठीक है, उसको कवर करता है। सिमिलरली अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का है, तो इसको हम बाद में रीड आउट करेंगे, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो हमारा मेन बॉडी स्टार्ट होता है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब इसमें हमारे क्या है? NSCs और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जितने भी हमारे बॉन्ड है इन्वेस्टमेंट के। तो एक्स मेक्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या क्या इन्वेस्टमेंट करता है ये हमने देखा था, एक और बार चेक कर लेते हैं। NSCs परचेज ऑन 15 मार्च 2009। अब इसने एक तो 2009 में परचेज़ किया था, कितना था उसका अमाउंट? 10,000 रुपीज़, ठीक है, और उसको 100 रुपीज़ पर कितने का इंटरेस्ट हुआ था? 8.5 का, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो हमारा 10,000 का जो हमारा अमाउंट था उसके ऊपर हमें टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 10,000 का यहाँ पे डिवाइड कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 8.16 से, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 816 रुपीज़, जो कि आपका पूरा ईयर का टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है। दिस इंटरेस्ट इज डीम्ड री इन्वेस्टेड एंड क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। अब ये जो आपका अमाउंट है, ठीक है, अब इसको इन्होंने क्या किया? दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमारा जो NSCs था वो कब खरीदा था? 2010 में, और हम कौन सी ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं? 2010-11 का। तो इसका जो भी इंटरेस्ट होगा 2010 का, जो भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, वो कौन सा होगा हमारा? 11 और 12 होगा, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसको कोई भी इंटरेस्ट पे आउट नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं हमारा नेशनल रिलीफ बॉन्ड परचेज ऑन 15 मार्च 2010। अब अगेन इसने इन्वेस्टमेंट करी थी, हमें पता है, ठीक है, नेशनल बॉन्ड परचेज किए थे कितने के? 30,000 के, ठीक है। दिस इज़ क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। हमें पता है ये एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हमें अभी तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, तो चेक करते हैं हमारा। एक तो 10,000 अमाउंट का हमने इन्वेस्ट किया था, दूसरा 20,000 का किया था, और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला था, है ना। अब इंटरेस्ट के साथ साथ हमारा क्या था यहाँ पर कि हमने 30,000 के परचेजेस भी कर रखे थे नेशनल बॉन्ड के। तो इन सब का जो भी टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 60,816 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है इसके ऊपर आपको क्या होगी? डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अब कितना डिडक्शन मिलेगा वो हम देखेंगे 80C के अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं यहाँ पर, दस एक्स कैन क्लेम 60,816 रुपीज़ एज डिडक्शन। तो पूरा अमाउंट वो एज अ डिडक्शन के लिए मांग सकता है, ठीक है, अंडर द सेक्शन 80C फॉर द अकाउंटिंग ईयर। कौन सा अकाउंटिंग ईयर? 10 एंड 11। सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट ऑफ 1 लाख, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर द ईयर। अब उसको लिमिट है कितनी? 1 लाख तक की है, लेकिन उसका 60,000 तक का क्या हुआ है यहाँ पर? एलिजिबल हुआ डिडक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या करता? पूरा ही डिडक्ट करवा लेता अपना। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन का पार्ट था आपका, उसको भी देखते एक बार हम। सेकंड पार्ट था इसका, चलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ एक्स इन द ईयर 2004 एंड 5, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टर एक्स थे जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2004 एंड 5। तो उनकी जो वाइफ थी मिसेस एक्स रिसीव अ पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ, ठीक है, तो उनको एक पेंशन दी जाती थी पर मंथ 3,000 रुपीज़ की फ्रॉम हर हस्बैंड्स एम्प्लॉय। तो उसका जो भी बॉस था वो प्रोवाइड करता था। स्टेट द हेड एंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिसेस एक्स। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? जो हमारा इनकम का हेड है वो बताना है, ठीक है, और
कितना जो हमारा अमाउंट होगा, इनकम होगी, वो टैक्सेबल होगी। वो इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल इनकम की कितना इनकम है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर क्या है यहाँ पे 10 and 11। चलो नीचे आ जाओ, देखते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट आपको होल्ड करवाया था, उसको भी रीड आउट कर लेते हैं यहाँ से। सिमिलरली पेंशन रिसीव बाय एन फैमिली मेम्बर आफ्टर द डेथ ऑफ ए एम्प्लॉय इज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम द रेगुलर पेंशन। तो अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसको जो पेंशन रिसीव होती है वो नॉर्मल पेंशन से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है उनको थोड़ा। ठीक है, एंड द टैक्सेबल अंडर अ सेपरेट हेड। तो उनको जो टैक्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, उस इनकम के ऊपर पेंशन की, तो उनका हेड भी अलग होता है। बहुत क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्यूटिंग इनकम एंड क्लेमिंग। तो इसको छोड़ देते हैं, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ चलो, टैक्सेबिलिटी ऑफ अ फैमिली पेंशन। अब इसमें क्या है हमारा, आफ्टर एक्स डेथ। अब एक्स की तो डेथ हो गई, तो मिसेस एक्स को रिसीव हो रही है पेंशन कितने की, 3000 पर मंथ। तो पूरे 12 महीने के कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 30,000। ठीक है, तो उनको पर ईयर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है एज अ पेंशन, 30,000। हेड ऑफ इनकम यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फैमिली पेंशन इज़ नॉट टैक्स्ड एज सैलरी। अब देखो, जो फैमिली पेंशन होती है वो किसके अंदर नहीं आती, उसको सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, फैमिली पेंशन इज़ नॉट टैक्स एज सैलरी। अब जो नॉर्मल सैलरी होती है उसकी तरह टैक्स अप्लाई नहीं होता इसके अंदर। इट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो ये जो पेंशन का अमाउंट होता है, इस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो अंडर किसके हेड के अंदर आता है, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। देखो ये सैलरी के अंदर नहीं आ रहा हमारा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन अ फैमिली पेंशन। ठीक है, अब इस पे डिडक्शन होती है हमारी, कितनी होती है देख लेंगे। तो मिस्टर एक्स गेट अ डिडक्शन अंडर द सेक्शन 57 सब सेक्शन सेकेंड ए। अब इसमें क्या है, जो डिडक्शन होगी आपकी वो कितनी होगी, या तो 15,000 से नीचे नीचे का जितना अमाउंट है उतना डिडक्ट कर लिया जाएगा आपका। अदरवाइज 1/3 ऑफ पेंशन। तो पेंशन आपका जितना भी है, जैसे कि आपका 36,000 पेंशन है, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 12,000। तो ये 12,000 उसमें से डिडक्ट किया जाएगा उनके पेंशन में से। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, तो फैमिली टैक्सेबल पेंशन कितनी हो जाएगी आपकी, 30,000 उसका टोटल अमाउंट था। 12,000 का आपको कंसेशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। आपका टैक्सेबल पेमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24,000। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं दोनों क्वेश्चंस का। फॉर द असेसमेंट ईयर 2010 and 11 एक्स इज एलिजिबल टू क्लेम, ठीक है, 60,816 रुपीज़ डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C। तो फाइनेंशियल ईयर 10 and 11 के अंदर इसका जो जितना भी अमाउंट था वो अंडर सेक्शन 80C के अंदर डिडक्टेबल था। ठीक है, डिडक्शन मिल सकता था उसको। ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स इन एनएसएस एंड नेशनल रिलीफ बॉन्ड। तो किसके ऊपर मिलेगा इसको, एनएसएस या नेशनल रिलीफ बॉन्ड। अदरवाइज इन इंटरेस्ट अक्रूड। ठीक है, फॉर द री इन्वेस्टमेंट बेनिफिट अल्टरनेटली इन द केस ऑफ मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स के केस में क्या है, फैमिली पेंशन रिसीव इज अ टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। जो अब ये पेंशन है वो किस हेड के अंदर आ रहा था आपका, अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज विद द स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ। ठीक है, अब इसमें एक डिडक्शन हुई थी जिसके बाद आपका अमाउंट कितना आता है, 24,000 बीइंग टैक्सेबल। ठीक है, बोथ द प्रोविजंस हाईलाइट्स हाउ द इनकम टैक्स एक्ट इंश्योर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट द इनकम फॉर द एक्यूरेट टैक्स कंपटीशन। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जितने भी हमारे टैक्स डिडक्शंस होते हैं उसमें प्रॉपरली कंप्यूट करने का तरीका क्या है यहाँ पर, और वो अच्छे तरीके से कैलकुलेट हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स अ फॉरेनर सिटीजन whose grandparents were born in Lahore in 1948 come to India every year for 181 days since 1995। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉरेनर है जिसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, लाहौर में रहते हैं। तो क्या करता है, हर साल इंडिया आता है, कितने दिनों के लिए, 181 डेज़ के लिए। ठीक है, कब से आ रहा है वो, 1995 से। अब अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहले 1 कवर कर लेते हैं, फिर
हम सेकेंड को देखेंगे। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 determine whether a person is liable to pay tax on the Indian or global income or only the income earned within India। ठीक है, तो जब हम किसी भी पर्सन की टैक्सेबिलिटी निकालते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि वो पर्सन या तो रेजिडेंट है इंडिया का, ठीक है, या नॉन रेजिडेंट है, क्या वो एलिजिबल है टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि वो हमारा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक सेकेंड, हाँ, इसके आगे का जो पार्ट है हमारा यहाँ से सिमिलरली, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पॉज लगाते हैं, आगे मूव करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स कौन है? एक फॉरेनर है, ठीक है, जो इंडिया विजिट करने आते रहते हैं। द रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जो इंडिया के बाहर रहता है ना। स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल आर गिवन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब कौन रेजिडेंट है इंडिया का, कौन रेजिडेंट नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिसाइड हो। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें बता रखी हैं, उनको देखते हैं। अ पर्सन इज अ रेजिडेंट इफ एनी ऑफ देम फॉलोइंग इज सेटिस्फाई। अगर इसमें से कुछ कंडीशंस दे रखी है, अगर उनमें से वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो वो क्या होता है? हमारा रेजिडेंट कहलाता है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर? स्टे इन इंडिया 182 डेज। तो मिनिमम वो कितने दिन रहना चाहिए इंडिया में? 182 डेज के लिए रहना चाहिए, उससे ज़्यादा भी रह सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। और ये कब की बात की जाए? पिछले साल में। ठीक है, पिछले साल में कितने दिन रहा होना चाहिए वो इंडिया के अंदर? 182 डेज या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। स्टेड इन इंडिया 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट ईयर। ठीक है, जो भी आपका करेंट ईयर चल रहा है, ठीक है, उसमें कितने दिन रहना चाहिए वो? 60 डेज। ठीक है, और 365 डेज रहना चाहिए प्रीसीडिंग 4 ईयर में। ठीक है, तो जो भी मान लो आपका करंट ईयर चल रहा है, ठीक है, उसमें वो 60 दिन रहना चाहिए, और उसकी जो पिछले 4 साल है उसमें 365 दिन रहना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या हो जाता है? रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मिस्टर एक्स है या नहीं। एक्स इज़ अ फॉरेन एक्स इज़ अ फॉरेनर सिटीजन्स। ही कम टू इंडिया एवरी ईयर फॉर 181 डेज। आप देख लो, पहली कंडीशन तो यहाँ पे क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। ठीक है, क्योंकि वो कब आया था? कितने दिनों के लिए आया था? 181 डे के लिए। और कंडीशन क्या है हमारी कंडीशन है 182 डेज़ की। ठीक है, फॉर प्रीवियस ईयर 2009 एंड 10 एंड असेसमेंट ईयर 2010 एंड 11। अब देखिए, इसमें वो कितने दिन रहा है? 181 डेज रहा है। और कब रहा है? 2009 एंड 10 में, जो कि आपका क्या है? प्रीवियस ईयर है ना। इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन तो उसकी क्या होगी? रिजेक्ट हो गई। ही ऑल्सो कैन नॉट यूज़ द सेकेंडरी कंडीशन। अब वो सेकेंड कंडीशन क्यों नहीं यूज़ कर सकता? क्योंकि वो पिछले साल में 182 रहा है ना, कि करंट ईयर में। अगर वो करंट ईयर में 60 डेज रहता, ठीक है, और पिछले 4 सालों में 365 डेज, ठीक है, तो उसकी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। बट यहाँ पर ये क्या हो गई है? रिजेक्ट हो गई आपकी, है ना। तो देखते हैं कंक्लूजन फॉर पार्ट ए। सिंस द स्टे लेस देन 182 डे, एक्स डज नॉट बिकम अ रेजिडेंट। तो वो क्या है? रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि 182 डेज से कम रहा है वो इंडिया के अंदर। Therefore, X is a non-resident for assessment year 2010 and 11. ठीक है, ओके, नेक्स्ट। Taxability of income from house property. Non-resident letting out property. अच्छा, एक सेकेंड, इसमें ना आपको ऊपर वाला क्वेश्चन रीड आउट करना पड़ेगा, तब आपको ये समझ आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक्स अ नॉन रेजिडेंट। अब मिस्टर एक्स क्या है? एक नॉन रेजिडेंट है, जो इंडिया में नहीं रहते। लेट आउट, इसमें लेट आउट होगा, यस, ठीक है। लेट आउट हिज प्रॉपर्टी इन इंडिया। उन्होंने क्या कर रखा है? जो लेट आउट क्या होते हैं? बेसिकली रेंट पे प्रोवाइड करना प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है इंडिया में किसी वाई पर्सन को। ठीक है, जो कि एक क्या है? वो भी एक क्या है? नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, वो भी इंडिया में नहीं रहता। ठीक है, बट बेसिकली वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है,
ठीक है, इंडिया में तो रह रहा है रेंट पर। स्टेट द नेचर एंड द टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस इनकम इन द हैंड्स ऑफ एक्स इन द इंडिया। ठीक है, तो ये जो हमारा मिस्टर एक्स है उसकी हमें टैक्सेबिलिटी का नेचर बताना है। ठीक है, वो इंडिया में रहता है या नहीं। चलिए देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो टैक्सेबल हम किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एक्स था वो क्या है, एक नॉन रेजिडेंट है, हमें पता है वो तो इंडिया में रहता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मिस्टर वाई है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर नॉन रेजिडेंट है, बट वो इंडिया में स्टे कर रहा है एज अ रेंट। ठीक है, और प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है यहाँ पर, इंडिया, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो नेचर ऑफ इनकम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द कंट्री व्हेन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ठीक है, तो इनकम टैक्स हमारा किस हिसाब से लगता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे सिचुएट कर रहा है। तो बेसिकली हमने ऊपर देखा तो वो तो इंडिया में सिचुएट कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सिंस द प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल, ठीक है, एक सेकेंड, सिंस द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेंटल इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है, तो जो रेंटल इनकम होती है वो तो हमारी टैक्सेबल होती ही है, हमें पता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ एक्स ओनर, जो भी हमारा ओनर एक्स है, ठीक है, उस पर कौन सा हमारा हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबिलिटी देख लेते, इवन इफ द ओनर एक्स इज अ नॉन रेजिडेंट, बेशक हमारा जो ओनर है वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, लेकिन जो इनकम अराइज होती है इंडिया में वो क्या है, टैक्सेबल, अंडर सेक्शन किसके आ जाएगा, 5 इन सबसेक्शन 2 के। इनकम विल बी कंप्यूटेड इन द यूजुअल मैनर, जैसे नॉर्मली हमारी इनकम कैलकुलेट होती है, उसमें क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस कर देंगे उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, और माइनस कर देंगे उसमें से हमारा क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर पे किया गया है तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारा कंप्यूट हो जाएगा क्या, इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। टीडीएस इज रिक्वायरमेंट, अब जो हमारा टीनेंट है वाई है, ठीक है, मस्ट बी डिडक्ट टीडीएस, अब उसको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 195 के, बिकॉज द पेमेंट इज बीइंग मेड टू अ नॉन रेजिडेंट। अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं रेंट की, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर वाई को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसका कंक्लूजन देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, कंक्लूजन क्या है यहाँ पे हमारा, इवन थ्रो बोथ एक्स एंड वाइज आर नॉन रेजिडेंट, जबकि दोनों ही नॉन रेजिडेंट है, द रेंट रिसीव बाय एक्स फ्रॉम द इंडियन प्रॉपर्टी। अब एक्स को कहाँ से इनकम रिसीव हो रही है, इंडिया से हो रही है। ठीक है, तो जो हमारी प्रॉपर्टी होगी उससे जो इनकम हो रही है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी इंडिया में, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सम अप करते हैं दोनों क्वेश्चन को। फॉर द असेसमेंट ईयर 2010 एंड 11 एक्स इज अ नॉन रेजिडेंट, हमें पता है एक्स हमारा क्या है, नॉन रेजिडेंट है यहाँ पर, बिकॉज ही स्टेन इन इंडिया ओनली 181 डेज, क्योंकि वो 181 दिन ही रहा है यहाँ पर, विच इज़ लेस देन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो कि हमारा 182 डेज से लेस है। इन द ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, रेंटल इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया इज़ फुल्ली टैक्सेबल। अब जो भी हमारी प्रॉपर्टी वो इंडिया में लोकेशन है उसका, तो जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में है उसके ऊपर तो आपका टैक्स लगेगा ही लगेगा, इवन इफ द ओनर इज़ अ नॉन रेजिडेंट है, चाहे आपका ओनर रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। द इनकम इज असेस्ड अंडर इनकम टैक्स फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अब जो आपकी इनकम होगी वो अंडर किस हेड के आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के, एंड द टेनेंट मस्ट बी डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स वेल द मेकिंग रेंटल पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंशियल ओनर। अब जो आपका मिस्टर वाई था, ठीक है, वो क्या था, टीनेंट था, तो वो क्या करेगा, जब भी पेमेंट करेगा मिस्टर एक्स को, उसको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। मिस्टर के एन इंडियन सिटीजन, अब मिस्टर के है इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया ऑन 15 नवंबर 2016 में। ठीक है, उन्होंने इस टाइम पे इंडिया छोड़ के वो चले गए। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट एज एन इंजीनियर इन जापान। ठीक है, क्यों गए हैं वो,
एम्प्लॉयमेंट की वजह से। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर के फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमें यहाँ पे उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, ठीक है। तो नीचे आ जाते थोड़ा सा, ओके। The residential status under the Income Tax Act 1961 is essential for determining the scope of taxable income, ठीक है। तो हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो इम्पॉर्टेंट है टैक्स कंप्यूट करने के लिए, है ना। एन इंडिविजुअल मे बी अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब जो हमारा इंडिविजुअल होता है वो रेजिडेंट हो भी सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया। तो वो जितने भी दिन इंडिया में रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, रिलीवेंट फॉर द प्रीवियस, पिछले साल जितने भी दिन रह चुका है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। फॉर इंडियन सिटीजन्स लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रोड द रेजिडेंशियल रूल्स प्रोवाइड स्पेशल रिलैक्सेशन। अब कुछ होते हैं इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से कहाँ जाते हैं, अब्रॉड में चले जाते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस होती हैं। बोथ केसेस डील विद द डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस व्हेन अ पर्सन लीव इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर वो पहली बार जाता है जॉब के लिए, ठीक है, तो कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस दी जाती है। तो देखते हैं कौन कौन सी रिलैक्सेशंस हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मेन बॉडी में, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब यहाँ पे है हमारा रूल्स अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। एन इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट इन इंडिया इफ द सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है कौन कौन सी कंडीशन है, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहला कंडीशन तो था कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो, है ना। और सेकंड क्या है, 60 डे प्लस 365 डे फोर प्रीसीडिंग 4 ईयर में। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो। लेकिन इसमें हमारा अगर फर्स्ट टाइम कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे तो स्पेशल कंडीशंस भी थी, कौन सी थी वो देखते हैं ज़रा, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको। स्टे इन इंडिया फॉर 60 डे और मोर इन द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर, ये हमें पता है। एक्सेप्शन फॉर इंडियन सिटीजन्स लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब एक्सेप्शन आ गया आपका, देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। when an Indian citizens leave India for employment, अगर कोई एम्प्लॉय बेसिकली कोई इंडियन सिटीज़न अगर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से इंडिया को छोड़ के जा रहा है फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, तो जो हमारा द 60 डे रूल इज़ रिप्लेस बाय 182 डेज। तो जो 60 दिन वाला सेकंड वाला ऑप्शन था जिसमें हम बोलते 60 डे रहना चाहिए और पिछले 4 सालों में 365 डेज है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है और डायरेक्टली हमारा कौन सा अप्लाई हो जाता है, 182 वाला रूल अप्लाई हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। सो दे मस्ट बी स्टेड 182 और मोर इन इंडिया इन द ईयर टू बिकम रेजिडेंट। तो पिछले साल वो कितने टाइम रहने चाहिए, 182 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब मिस्टर के का देख लेते हैं कि वो रेजिडेंट है या नहीं। अब देखो प्रीवियस ईयर में आपका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, जो हमारा काउंटिंग ईयर भी होता है ना। मिस्टर के लेफ्ट इंडिया ऑन 15 नवंबर 2016। अब ये नवंबर में चले गए थे, ठीक है, 15 नवंबर तक। तो इसके बीच हमारे कितने मंथ आ जाते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 15 नवंबर तक। एक तो हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। अब इसमें जितने जितने दिन वो रहा है उसको काउंट कर लो, 30, 31, 30, 30, ठीक है। इस तरीके सारे इंक्लूड करके हमारे कितने डेज बन रहे, 2 to 9 डेज, ठीक है। तो जो कि हमारा 182 से तो बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेजिडेंट इंडिया का कहलाएगा, ठीक है। ही स्टेज 229 डेज विच इज़ मोर देन 182 डेज, ठीक है। Since he left the India for employment, only 182 day rule apply and he satisfy it. तो मिस्टर ये क्या कहलाएंगे, हमारे इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18 मिस्टर के is a resident in India. Since he left for the first time and has not been a non-resident for many years, he will be generally be classified as the resident but not ordinary resident. ठीक
ठीक है, तो वो रेजिडेंट कहलाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर आर का केस। तो पहले ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, उसके बाद वी विल कम बैक हियर। ओके, तो मिस्टर आर इज़ ए इंडियन सिटीजन। अगेन ये क्या है, एक इंडियन सिटीजन है। लेफ्ट इंडिया ऑन 22 September 2015 for the first time to work as an officer for a Indian foreign company in Germany. Determine the residential status of Mr. R for the assessment year 2016-17 under the Income Tax Act 1961। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसका भी देख लेते हैं। आप भी इसके साथ के साथ आंसर करते जाना। प्रीवियस ईयर में आपका क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, अब वो कब इंडिया छोड़ के गया है, 22 सितंबर से, तो उससे पहले 1 अप्रैल से लेकर 22 सितंबर तक हमारे टोटल कितने दिन हो जाते हैं यहाँ पर, 175 डेज़, है ना। तो हमारे 175 डेज़ वो इंडिया में रह चुका है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि सेकंड वाली तो फेल हो जाती है, 60 और 365 डेज़ की। तो पहली बचती है वो कितने की होती है, 182 डेज़ की। और यहाँ पे वो कितने दिन रहा है, यहाँ पर सिर्फ 175 डेज़, तो वो रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, फॉर द इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये हमें पता है रूल अप्लाई होता है फर्स्ट वाला डायरेक्टली। सिंस द मिस्टर आर स्टेट लेस देन 182 डेज, ही डज़ नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन ही हमारी क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई। कंक्लूजन क्या हुआ इसका, हमारा जो हमारा फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर था 2016-17 का, तो उसमें जो हमारा मिस्टर आर था वो क्या निकले, एक नॉन रेजिडेंट। तो कंक्लूजन देख लेते हैं यहाँ पे हमारा, रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज स्टेइंग इन इंडिया एंड द स्पेशल रूल्स फॉर इंडियन सिटीजन लिविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे जितने भी नंबर ऑफ डे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे होते हैं इंडिया को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर के यहाँ पे कितने दिन रहते हैं, 229 डेज़। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट कहलाएंगे। लेकिन सेम वही मिस्टर आर कितने दिन के लिए रहते हैं, 75 डेज़ के लिए। तो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट। दिस क्लासिफिकेशन हैव डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच देयर इनकम इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये हमें पता लगाने में हेल्प करते कि हमारी जो इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर ए हैज़ गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू एट ₹50 लाख टू हिज वाइफ मिस्टर बी। मिस्टर ए ने हमारा क्या किया, यहाँ पे 50 लाख का हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट किया उसकी वाइफ बी को। हु इज़ टर्न हैज़ गिफ्टेड द सेम टू मिसेस सी। अब उसने क्या किया है, मिसेस बी ने अपना जो गिफ्ट था मिसेस सी को ट्रांसफ़र कर दिया है। द डॉटर इन लॉ, किसको ट्रांसफ़र किया, अपनी डॉटर इन लॉ को। द हाउस वॉज लेट आउट एट द ₹50,000 पर मंथ। अब वही हाउस जो गिफ्ट किया था 50,000 पर मंथ पे रेंट पे चढ़ा दिया गया है। थ्रू आउट द ईयर कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, मिसेस बी एंड मिसेस सी बाय अज्यूमिंग दैट देयर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज इज ₹5,60,000 and 6 lakhs and 7 lakh respectively। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका पार्ट, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन। अंडर सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एन एसेट टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट इज क्लबिंग विद द ट्रांसफरर्स इनकम। तो हमें पता है कि अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी स्पाउस को, ठीक है, तो जो भी उस एसेट से इनकम होती है वो क्लब हो जाती है किसकी इनकम के साथ, ट्रांसफरर के इनकम के साथ, जिसने भी उसको ट्रांसफ़र किया है। However, if the spouse further transfer the asset to the another relative without receiving any consideration, the income is not clubbing again। अगर वही
असेट फर्दर ट्रांसफ़र कर देता, मतलब एक को तो ट्रांसफ़र करके मिली ही थी, उसने क्या किया आगे भी ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो उससे इनकम होगी वो क्लब नहीं की जाएगी। एंड द सेकंड ट्रांसफर इज़ नॉट टैक्सेबल, तो जो सेकंड ट्रांसफर ने ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी, जो भी हमारा असेट है वो टैक्सेबल नहीं कहलाएगा। In this case, a house is gifted among family members and the rental income must be allocated as per the clubbing rules। तो चलिए देखते हैं इसका। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र करी है मिसेस बी को और मिसेस बी ने ट्रांसफ़र कर दिया मिसेस सी को, अपनी डॉटर इन लॉ को। तो हाउस रेंट हमारा कितना हो गया यहाँ पर 50,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारा हो जाएगा टोटल 6 लाख रुपीज़। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स से, अब जो मिस्टर ए था, मिसेस बी एंड मिसेस सी, इनकी इनकम क्या थी यहाँ पे हमें मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, जो हमने क्वेश्चन से ही उठा लिया था। नेक्स्ट है इसका मेन पार्ट, जिसमें देखते हैं हम क्लबिंग के ऊपर क्या रूल अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहला रूल है यहाँ पे हमारा, जो मिस्टर ए था उसने अपनी वाइफ मिसेस बी को कैरी फॉरवर्ड करी, ट्रांसफ़र करी, फिर जो गिफ्ट था, ठीक है, तो उस पर हमारा सेक्शन अप्लाई होता है 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, ठीक है, जिसके अंदर इनकम होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज़ क्लब्ड, ठीक है, विद मिस्टर ए। तो जो भी इनकम होगी इस प्रॉपर्टी से वो क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी मिस्टर ए की इनकम से। अब इसी केस में जो मिसेस बी थी उन्होंने मिसेस सी को ट्रांसफ़र करी, गिफ्ट टू सन्स 5 सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 अप्लाइज ओनली टू गिफ्ट मेड बाय द हस्बैंड टू हिज डॉटर इन लॉ। अगर हस्बैंड अपनी डॉटर इन लॉ को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता तब अप्लाई होती, तब कंबाइन होती इनकी जो इनकम है। हेयर द गिफ्ट इज़ बाय मिसेस बी नॉट बाय द मिस्टर ए, तो जो हमारी इनकम होगी वो कंबाइन नहीं होगी। बट सिंस द ओरिजिनल गिफ्ट वॉज फ्रॉम मिस्टर ए टू मिसेस बी and the section 64 applied once, transferer by Mrs. B does not take in break clubbing, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा वो अप्लाई नहीं होने वाली। एंटायर रेंटल इनकम स्टिल गेट क्लब्ड ओनली विथ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के साथ सारी जितनी भी इनकम होगी वो क्लब्ड इन हो जाएगी। कंक्लूजन, होल 60 लाख रेंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए ओनली। मिस्टर सी एंड मिस्टर बी हैव नो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो इनकी कोई सी भी टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटेशन। तो मिस्टर ए था, उसका पहले इनकम था कितना 5,60,000 और इंक्लूड हो गया रेंटल इनकम 6 लाख, कितना बन गया 11,60,000। मिस्टर बी का कितना था मिसेस बी का 60 लाख, कोई रेंटल इनकम नहीं इंक्लूड होगी उसमें, तो 6 लाख ही रहेगा। अगेन मिसेस सी का कितना है 7 लाख, कोई रेंटल इनकम इंक्लूड नहीं हुई तो 7 लाख ही रहेगा। तो यही है इनकी फाइनल टैक्सेबल टोटल इनकम, ठीक है। मिसेस ए की कितनी है 11 लाख 6 लाख, मिसेस बी की 6 लाख, मिसेस सी की 7 लाख। अब ये केस 2 है। केस 2 हमारा क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। Okay. Mr. X gifted a house property worth rupees 60 lakh to his wife, Mrs. Y, and Mrs. Y further gifted the same house property to Mr. Z, who is her son-in-law. ठीक है, son-in-law को आगे ट्रांसफ़र कर दी उन्होंने प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट द रुपीज़ 40,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, 45,000 रुपये पे उसने रेंट पे चढ़ा रखी। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है यहाँ पर 4,80,000, मिसेस वाई की 5,40,000 और मिस्टर जेड की 6,20,000। चलो इसको देखते हैं अब ज़रा। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया मिसेस वाई को, और मिसेस वाई ने आगे फर्दर किस में कर दिया मिस्टर जेड को। तो रेंट हमारा यहाँ पे कितना है 40,000 पर मंथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,40,000, जो कि ईयर का रेंट हो जाएगा। तो ये हमें वैल्यूज़
ऊपर ही दे रखी थी सबकी इनकम, ठीक है। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे किसकी इनकम इंक्लूड होगी। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंगली रेंटल इनकम टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स के हैंड पे टैक्सेबल होगी। अब ऐसा क्यों होगा ये देख लेते हैं। अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा रूल अप्लाई हो जाता है फर्स्ट टाइम। अब सेकंड टाइम क्या होता है, मिसेस वाई ट्रांसफ़र कर देती है मिस्टर जेड को, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेक्शन जो हमारा 64 है, अप्लाई ओनली फॉर गिफ्ट्स फ्रॉम द हस्बैंड टू डॉटर इन लॉस। हस्बैंड से अगर डायरेक्टली मिलता है डॉटर इन लॉ को तब तो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नॉट फ्रॉम द वाइफ, देखो यहाँ पे लिखा भी है हमारा। सो नो क्लबिंग इन हैंड ऑफ मिसेस वाई, तो मिसेस वाई की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉपर्टी इनकम कंटिन्यूज टू बी क्लब्ड विद मिस्टर एक्स बिकॉज द फर्स्ट ट्रांसफर वॉज विदाउट कंसिडरेशन। एंटायर रेंट ऑफ 5,40,000 इज क्लब्ड इन द हैंड ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स की जितनी भी इनकम होगी उसमें इंक्लूड हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और एक्स और वाई मिसेस वाई एंड मिस्टर जेड की कोई टैक्सेबल इनकम यहाँ पे अराइज नहीं होती। तो मिस्टर एक्स की अदर इनकम हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4,80,000, और उसमें ऐड कर देंगे रेंट की इनकम जो कि हमारे होगी 5,40,000, टोटल हो जाएगा हमारा 1020, ठीक है। इसी तरह जो हमारे मिसेस वाई होगी उनकी इनकम कितनी होगी 5,40,000, और इसमें कोई भी रेंटल इनकम हमारी इंक्लूड नहीं रहेगी। सेम विद मिस्टर जेड, इसमें भी हमारा क्या है, रेंटल इनकम इंक्लूड नहीं है, तो कितना हो जाएगा 6,20,000। तो फाइनल हमारी टोटल इनकम्स कितनी हो जाएंगी सबकी एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक्स का कितना होगा 1020, मिसेस वाई का 540, मिस्टर जेड का 620। चलो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें बता रखा है, इफ़ in both cases rental income from the gifted house property is taxable only in the hands of husband, तो जो भी टैक्स जितनी भी हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी, ठीक है, वो क्या होगी टैक्सेबल होगी, और कंबाइन किस में होगी, हस्बैंड की इनकम में कंबाइंड होगी, ठीक है। बिकॉज द ओरिजिनल गिफ्ट टू द वाइफ अट्रैक्ट सेक्शन 4, तो जब हम पहली बार गिफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं, हस्बैंड करता है वाइफ को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाता है 64, ठीक है। अगर फर्दर हमारा जो भी गिफ्ट है वो ट्रांसफ़र होता है तो ये सेक्शन 64 अप्लाई नहीं होता है वहाँ पर। अब जो वाइफ होती है, ठीक है, वो अपने या तो डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ को जो भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है, वो उसकी जो भी इनकम होती है वो इंक्लूड नहीं होती, वो कंबाइन क्लबिंग नहीं होती, किसमें, हस्बैंड की इनकम के अंदर, ठीक है। दिस टोटल इनकम इज़ कंप्यूटेड बाय एडिंग रेंटल इनकम टू द हस्बैंड्स अदर इनकम। अब यहाँ पे हम क्या है, हमारा जो भी टोटल इनकम होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो भी रेंटल इनकम होती है हस्बैंड की, ठीक है, या जो भी अदर इनकम होती है वो सारा टोटल होगा। विल द स्पाउस एंड इन लॉज टेक्स ओनली द देयर रिस्पेक्टिव अदर इनकम, लेकिन जो हमारा यहाँ पे मिसेस वाई और मिस्टर जेड था, ठीक है, इनकी सिर्फ अदर इनकम को इंक्लूड कर देंगे, ना कि रेंटल इनकम जो कि उनकी हुई भी नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर डेविड अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, वो एक इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31st March 2015 ड्यू टू this transfer for the High Commission of India in Australia. He did not visit India any time during previous year 15 and 16. He was received the following income for the financial year, ठीक है। तो ये जब इनको ट्रांसफ़र किया गया उसके बाद वो इंडिया नहीं आया, बट इनकी इनकम हो रखी है सारी। तो कौन कौन सी इनकम है यहाँ पे हमारी, सबसे पहले सैलरी कितनी है यहाँ पे, सैलरी 5 लाख दे रखी है, ठीक है, और फॉरेन अलाउंस दे रखे हैं 4 लाख के, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, ठीक है, 1 लाख का, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, तो नेपाल से जितनी भी इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई है वो 2,50,000 है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल,
तो ये 1 लाख हो गए। डिविडेंड फ्रॉम SKL लिमिटेड, कोई कंपनी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इंडियन कंपनी है, जिससे 12,000 का यहाँ पे इनको क्या हो रखा है, डिविडेंड रिसीव हो रखा है। डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 20,000 दे रखा है। कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द सस्पेंड ईयर 16 एंड 17। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन से। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, ठीक है। तो जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो बताता है कि हमारा जो इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा या नहीं इंडिया में। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग अब्रॉड, गवर्नमेंट सर्विसेज स्पेशल रूल अप्लाई। कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, इंडिया से बाहर काम कर रहा है गवर्नमेंट का, तो उनके ऊपर कुछ स्पेशल रूल अप्लाई करे जाते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम इज़ कंप्यूटेड बाय क्लासीफाइंग इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, ठीक है। तो जो भी इनकी इनकम होगी वो हम क्या करेंगे, अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं इसका कितना टोटल टैक्स अमाउंट बनता है प्रीवियस ईयर का। चलो, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर डेविड। तो सबसे पहले इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं। मिस्टर डेविड इज एन इंडियन सिटीजन, तो एक इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एंड सेंड अब्रॉड ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है। ट्रांसफर टू हाई कोर्ट कमीशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सच इंडिविजुअल आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया इवन दे स्टे आउटसाइड द इंडिया फॉर द एंटायर ईयर। तो ऐसे पर्सन जो जो इंडियन एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिनको इस इंडिया से कंट्री से बाहर भेजा गया है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनको यहाँ पर रेजिडेंट ही कहा गया है, ठीक है। उन पर कोई रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो हमारे क्या होते हैं, रेजिडेंट कहलाते हैं। मिस्टर डेविड इज़ रेजिडेंट। अब हमें पता चल गया मिस्टर डेविड क्या है, एक रेजिडेंट है। और कौन से, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16। टैक्स इम्प्लीकेशन एज पर ROR, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया अनलेस द स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट। अब कुछ हमारे यहाँ पे इनकम है जो कि टैक्सेबल है, बट कुछ हैं जो हमारे एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो देखते हैं हमारी कौन कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल है और कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला था हमारा सैलरी, ठीक है, जो 5 लाख का था यहाँ पर, वो टैक्सेबल है। यहाँ पर सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल इन इंडिया। तो जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जितनी भी सैलरी होती है वो सारी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। फॉरेन अलाउंसेस, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। फॉरेन अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड इज एग्जेम्प्टेड। तो जितने भी उनको अलाउंसेस दिए जाते हैं यहाँ पर वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया 1 लाख रुपीज़। तो जितना भी उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इनकम अर्न इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल पर्सन। जितने भी लोग हैं सबके लिए क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल। तो नेपाल से उसको कितने की इनकम हुई है, 2,50,000 की, ठीक है, जो कि क्या है, टैक्सेबल है। अब ये अगर टैक्सेबल है यहाँ पे, तो वो पहली बात ये ग्लोबल इनकम है, ठीक है। और जो पर्सन है हम उसको किस तरीके से ट्रीट करें, रेजिडेंट है। कौन सा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो उसकी जो भी इनकम होगी किसी और कंट्री से हाउस प्रॉपर्टी की, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, 1 लाख की हुई है। अगेन इट इज़ फ्रॉम नेपाल और ये भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ROR है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 12,000, वो हमारा क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो DDT पीरियड होता है वो डिविडेंड का टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। DDT पीरियड क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पीरियड, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज टैक्सेबल। अब जो भी हमारी कंपनी, तो जो हमारा डिविडेंड होगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कंपनी 20,000 का, वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि ये हमारा क्या है, ROR है, डिविडेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर
कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ले लेंगे हमारी सैलरी 5 लाख की। फॉरेन अलाउंसेस हमारे क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो इनको नहीं लेंगे। और तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी टोटल कितनी बन जाएगी? 5 लाख। और जो कि हमारा हेड अंदर किसके आ रहा है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर। देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी के हेड में क्या क्या आ जाता है हमारा। एक नेपाल से इनकम हुई थी 250 लाख की, वही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा अदर इनकम। तो अदर इनकम में देखते क्या क्या है, एक तो इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, ठीक है, दूसरा फॉरेन डिविडेंड, तीसरा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल। तो ये सारा हमारे किसके अंदर आ जाएगा? अदर डिविडेंड। इनका टोटल कितना होगा? 2,20,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीटीआई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल जीटीआई कितना होगा? एक तो सैलरी इनकम हो जाएगी 5 लाख की, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी कितने की? 250 लाख की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2,20,000। तो हमारे यहाँ पर जीटीआई कितने का बन जाएगा टोटल? 9,70,000। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं। मिस्टर डेविड इज़ अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को ROR। ठीक है, therefore all his global incomes are taxable in India except specifically exempt income. After applying the relevant tax provision, his gross total income of the assessment year 16-17 is 9,70,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एक क्वेश्चन और के ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा था, ये वाला। ठीक है, मिस्टर एक्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद से ट्राई करना और देखना कि आपका आंसर आता है नहीं, इससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 9। मिस्टर अंकित सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 15 and 16। ग्रॉस सैलरी पर एनम कितनी है इसकी? 8,26,000। कैश गिफ्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो इसको एम्प्लॉयर से 30,000 का कैश रिसीव हुआ एज अ गिफ्ट। गिफ्ट फ्रॉम फादर्स ब्रदर, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव्स में गिफ्ट रिसीव हुआ है 60,000 का। एग्रीकल्चरल इनकम ₹3,60,000 है यहाँ पे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज ऑन 25 मार्च 2016, जो कि हमारा है 20,000 का। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 16 and 17। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, दूसरा उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी। चलो आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अंकित। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी देख लेते हैं क्या क्या है हमारी। तो सबसे पहले उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी? 8,26,000। ठीक है, जिसमें उसको एम्प्लॉयर से गिफ्ट भी रिसीव हुआ था जो कि 30,000 का था। ठीक है, और ये पर गेजेट्स है, हमें पता है, और इस पर भी क्या होता है? टैक्स अप्लाई होता है, हमें ये भी पता है। टोटल सैलरी 8,56,000 की बन जाएगी हमारी इन दोनों का टोटल होने के बाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे हम। अब यहाँ पे हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इनकम फ्रॉम सैलरी तो हमने देख लिया कितना बन गया, 8,56,000। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना बनता है हमारा? गिफ्ट फ्रॉम फादर्स ब्रदर। अब उसको अपने फादर के ब्रदर से भी गिफ्ट मिला है, ठीक है, जो कि फुली एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 एंड क्लॉज 7। ठीक है, तो इसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम हमारी कितनी है? 3,60,000। ठीक है, अब जो हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम होता है वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, बट इट इज़ कंसिडर फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन बिकॉज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज़ कितना? 2,50,000। अगर हमारा जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है कितना है? 2,50,000, तो इसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन एनएससी हमें क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना,
तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा कब बनेगा, उसके नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा 16 एंड 17। अब इसमें तो हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा 15 16 में, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी अदर इनकम है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी हमारी। टोटल ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी जनरेट हुई थी, 8,56,000, ठीक है। ग्रॉस अदर इनकम हमारी ज़ीरो है, तो टोटल GTI कितनी हो गई, 8,56,000। अब इसमें देखते हैं हमारा जो डिडक्शन है NSC सर्टिफिकेट के लिए, है ना, वो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 20,000 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेक्शन 80C है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शन रिसीव कर सकते हैं, है ना। जब हमने डिडक्शन रिसीव करी टोटल इनकम के ऊपर तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी रहेगा, 8,36,000, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। वैसे आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इतने पार्ट को हम फर्दर मूव करते हैं। हम निकालते हैं डायरेक्टली हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन फार्मूला से हमारी जो पार्शियल इंटीग्रेशन इनकम हुई है उसको, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमारा जितना भी हमारा एग्रीकल्चर है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हुई थी यहाँ पर, 3,60,000 थी, है ना, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी, 8,36,000, और ये वो इनकम है जिस पे टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो टोटल मिलके कितना बना है, 11,96,000, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे हमारी जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है और उसमें ऐड कर देंगे बेसिक एग्जेम्पशंस, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी हमारी, 3,60,000, उसमें बेसिक एग्जेम्पशन कितना था, 2,50,000 का, टोटल कितना हो जाएगा, 6,10,000, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पर टैक्स पेबल बनेगा, ठीक है, इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो टैक्स रेट है उसकी स्लैब क्या है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम किसके बीच में है, 0 to 2.5 लाख के बीच में, तो नील है यहाँ पर, 2.5 से 5 लाख के बीच में तो 10% जो कि 25,000 बन जाएगा, है ना, और जो 5 से 10 के बीच में 20% लगेगा जिसके ऊपर आपका 1 लाख आ जाएगा। अभी कैलकुलेट कैसे हो रही हैं, देखो 5 लाख और 2.5 लाख का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 2.5 लाख, इसका 10% आपका आ जाएगा 25,000। इसी तरह 5 लाख एंड 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 लाख, उसका 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख। इसी तरह 10 लाख एंड 11.96 लाख के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1,96,000, जो कि 30% हो जाएगा आपका 58,800। तो इन सारी इनकम्स को क्या कर दो आप, टोटल कर दो, आपका कितना बन जाएगा, 1,83,800, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्स का अमाउंट हो जाएगा। किसके ऊपर होगा ये टैक्स का अमाउंट आपका, जो भी हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है ना, 11,96,000। अब कंप्यूट टैक्स फॉर स्टेप 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी 6 लाख और 10,000 इनकम आई थी यहाँ पर, है ना, ये जो हमारी इनकम थी इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अब इसका जो स्लैब है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 0 to 2.5 इसकी नील है, ठीक है, 2.5 to 5 इसमें 10 है, और 5 टू लेकर 6.10 में कितना है, 20%, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, आपका आ जाएगा 47,000। अब हमें फाइनली क्या करना है, जो भी हमारी फाइनल टैक्स पार्शियल इंटीग्रेशन इनकम होगी, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे फाइनल टैक्स अमाउंट कितना बन रहा है हमारा, ठीक है। 1,83,800 को माइनस कर दो 47,000 से, तो हमारा फाइनल टैक्स अमाउंट 1,36,800 बन रहा है, ठीक है। इस पे ऐड कर दो 3% एजुकेशन सेस, ठीक है, जो कि आपका कैलकुलेट यहाँ पे करके दिखा रखा है, कितना हो जाएगा, 4,104 रुपीज़, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद का अमाउंट हमारा कितना बन जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बनेगा 1,40,904 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, अंकित
कि जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 8,36,000, ठीक है, और टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1,40,904, कि इतना उसको टैक्सेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इसमें एक और में भी क्वेश्चन था आपका, है ना, तो वो क्वेश्चन आपके लिए है, वो आप ट्राई करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लबिंग of income of spouse under section 64 subsection 1 clause 2 and 64 subsection 1 clause 4। ठीक है, चलिए देखते हैं, 4 पार्ट से इस क्वेश्चन के, तो हमें चारों कवर करने हैं, बट एग्ज़ाम में आप 3 ही अटैम्प्ट करना है, अगर क्वेश्चन में 3 अटैम्प्ट करने के लिए कहा गया आपको। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। क्लबिंग प्रोविजंस प्रिवेंट टैक्स इवेजन। अब हमें पता है जो क्लबिंग का प्रोविज़न होता है, इससे क्या हो सकता है कि बेसिकली हमारे जो टैक्स की चोरी होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। बाय ट्रांसफरिंग द इनकम टू स्पाउस और रिलेटिव और रिड्यूस टैक्स बर्डन, जो भी टैक्स का बर्डन है ना वो क्या हो जाए, कम हो जाए, किसी एक पर ही रहे। सेक्शन 64 स्पेसिफिकली लेज डाउन सिचुएशंस विद द इनकम ऑफ द स्पाउस मस्ट बी क्लब विद द एक्सेसी। तो जो भी हमारी स्पाउस की इनकम होती है वो एक्सेसी के साथ क्या हो जाती है, क्लब्ड इन हो जाती है। चलिए सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2, इसके अंदर क्या है हमारा, रेमुनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच एसएससी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इफ एन इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न 20% अबव 20% वोटिंग पावर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी हमारा कंपनी में एम्प्लॉय है उसका 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% से अबव होना चाहिए। ठीक है, एंड स्पाउस रिसीव सैलरी कमीशन फीस और रेम्यूनरेशन फ्रॉम दैट कंसर्न। ठीक है, तो जो भी वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उससे उसको क्या मिले वहाँ पर, या तो सैलरी मिले, कमीशन मिले। ठीक है, देन सच इनकम शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, क्लब्ड इन हो जाएगी, किसके साथ, स्पाउस के साथ, और या जो भी एसएससी है या यहाँ पे हमारा मेन पर्सन है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशंस है, क्या क्या एग्जाम्पशंस है इसके अंदर। इफ़ स्पाउस पजेस प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, अगर उसके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशन है, ठीक है, तो जो हमारी क्लबिंग का प्रोसेस होता है वो इसमें नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रिलेशन होती है वो सोनली ड्यू टू द सच क्वालिफिकेशन की वजह से मिलती है, ना कि ट्रांसफ़र की हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4, इसके अंदर भी देख लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ असेट टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब इन्होंने क्या किया, एसेट ट्रांसफ़र किया स्पाउस को विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, प्रॉपर कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ है उस एसेट के बदले। इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफ़र एनी एसेट टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, उसको हम क्या कहेंगे, गिफ्ट कंसिडर करेंगे। विच देन एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट मस्ट बी क्लब विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफ़र। है तो जो भी जिसने भी ट्रांसफ़र की है उसकी जो भी इनकम होगी उसमें क्या हो जाएगी, क्लब्ड इन हो जाएगी, इनकम इंक्लूड हो जाएगी। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, क्या क्या एक्सेप्शन है देखते हैं। ट्रांसफ़र इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है कि जो एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो क्लब्ड इन कब नहीं होगा, जब वो अलग अलग रहे, तो लिव अपार्ट। ठीक है, या तो डाइवर्स हो रखा है, ऐसे एज्यूम कर सकते हो। असेट ट्रांसफर्ड बिफोर मैरिज, या कोई भी ऐसी एसेट है जो मैरिज से पहले ट्रांसफ़र की गई है, तो वो भी क्या होगी, इंक्लूड नहीं होगी। इनकम ड्राइव फ्रॉम एक्रीशन ऑफ असेट। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, कोई भी री इन्वेस्टेड इनकम है, ठीक है, अगर उससे आपको कोई इनकम हो रही तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। कंक्लूजन देख लेते हैं। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 ensure that the income directly earned by a spouse through transfer of asset or remuneration from a related concerns is taxed in the hands of the transferor to prevent tax avoidance। तो जो भी टैक्स अवॉइडेंस होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस प्रोविजंस दे रखे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय को पेंशन रिसीव होता है, ठीक है, तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, किस तरीके से लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। पेंशन इज़ अ पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट। तो जो भी हमारे एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद एक अमाउंट देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंशन। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो जो हमारा पेंशन होता है वो टैक्सेबल तो है, हमें पता है ना, लेकिन कौन से हेड के अंदर होता है, सैलरी हेड के अंदर होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मेन बॉडी में हमें क्या बता रखा है, अनकम्यूटेड पेंशन। अब एक तो होती है अनकम्यूटेड पेंशन, वो क्या होती है, पीरियोडिक पेंशन रिसीव मंथली। ठीक है, अब ये जो पेंशन होते हैं हमें मंथली, क्वार्टरली, इस तरीके से रिसीव होती है। ट्रीटेड एज सैलरी इनकम, अब इसको हम कैसे लेते हैं, सैलरी की इनकम है, और फुल्ली टैक्सेबल होती है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी के लिए। कम्यूटेड पेंशन क्या होती है, लम सम में हमें रिसीव होती है, मतलब एग्रीगेट में एक ही बार में रिसीव हो जाती है। ठीक है, एज अ पार्ट सरेंडरिंग अ पार्ट ऑफ पेंशन। जैसे कि अगर आपका 100% पेंशन है, उसमें आप 70%, 80% रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको लमसम कहते हैं। टैक्सेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें, उनके लिए फुली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और जितने भी हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इफ़ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुटी, तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू इज़ एग्जेम्प्टेड। अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उसका कितना एग्जेम्प्ट होगा, 1/3 पार्ट होगा। इफ़ एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रहा तो कितना परसेंट उसका एग्जेम्प्ट होगा, हाफ। ठीक है, बैलेंस अमाउंट इज टैक्सेबल, तो बचा हुआ अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल ही रहेगा। कंक्लूजन देखते हैं। पेंशन इज़ लार्जली टैक्सेबल एक्सेप्ट कम्यूटेड पेंशन। हमने देखा कम्यूटेड पेंशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। which enjoys exemption. The treatment depend on whether the employee is a government employee or whether the gratuity is also received. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। इंट्रोडक्शन। सेक्शन 35 प्रोवाइड्स टैक्स इंसेंटिव्स, और आप डिडक्शन भी कह सकते हैं, फॉर बिजनेसेस एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च टू प्रमोट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली सेक्शन 35 क्या करता है, जो कंपनीज, जो बिजनेस होते हैं, जो एंगेज होते हैं, किस में एंगेज होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उनको डिडक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, उनको रिलैक्सेशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन। ठीक है, सो दे कैन डू देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ईजिली। अब यहाँ पे हमारे क्या है, साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस। अब जितने भी हमारे साइंटिफिक रिसर्च होंगे बिजनेस से रिलेटेड, उसमें क्या एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द बिजनेस ऑफ असेस इज अलाउड 100%। कितना परसेंट डिडक्शन, इनको रिलैक्सेशन मिल रही है, यहाँ पे पूरा 100% डिडक्शन मिल रही है। इंक्लूडिंग किन किन चीज़ों पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे मिल रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पर एक्सक्लूडिंग लैंड। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए रिसर्च से रिलेटेड, वो सारी। सैलरीज ऑफ रिसर्च स्टाफ, जो भी हमारे स्टाफ है जिनके साथ रिसर्च वगैरह करेंगे हम मिलके, तो उन सब की जो भी सैलरी होगी वो 100% फ्री होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिडक्शन इज अलाउड फॉर कंट्रीब्यूशन टू। अब यहाँ पे डिडक्शन किन किन को दिया जाएगा, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन देंगे, किस में कंट्रीब्यूशन देंगे, यहाँ पर ये लोग जितनी भी हमारी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है आपके, आईआईटी और कॉलेजेस है, नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं। ठीक है, और जितने भी परसेंटेज ऑफ डिडक्शन होगा वो कितना होगा, 100% होगा। किसके लिए, कंट्रीब्यूशन, ये जितने भी है, ठीक है, आफ्टर जो 2020 के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सब में, इन सब के लिए कितना डिडक्शन है, पूरा 100%। ठीक है, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, कुछ कंपनीज कह सकते हैं हम, सचेस जो कि एंगेज्ड होती है, किस में एंगेज्ड होती है वो, बायोटेक्नोलॉजी, ड्रग, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, कैन क्लेम विद डिडक्शन। तो ये कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, पहले था हमारा 150%, अब रिड्यूस होके 100% हो गया है। ठीक है,
तो इसमें हम कंक्लूजन देख लेते हैं। जितना भी हमारा सेक्शन 35 है वो सपोर्ट करता है इनोवेशन को, ठीक है, बाय ग्रांटिंग फुल डिडक्शन, पूरा 100% डिडक्शन देता है किसके लिए, रिसर्च में जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं हम इंस्टीट्यूशंस वगैरह के साथ, ठीक है, जिसमें हमारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो क्या हो सके, कम हो सके, हमारे प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना लगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन शीला कौशिक वर्सेस CIT 1981। अब इसमें CIT क्या है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन, द लैंडमार्क जजमेंट डील विद कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल लेटिंग वैल्यू ALV फॉर हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये सेक्शन 23 क्या करता है, ये डिसाइड करता है, बताता है कि किसी भी एरिया में जो कोई प्रॉपर्टी होती है इसकी एनुअल वैल्यू रेंट की कितनी जा सकती है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। अब जो शीला कौशिक का केस हुआ था, ठीक है, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। जजमेंट जो हुआ था हाई कोर्ट में, द SSC had acquired a house under the रेंट कंट्रोल एक्ट। अब जो SSC है, ठीक है, SSC हमें पता है जो टैक्स पे करता है, तो अब इसने क्या कर रखा है, जो हाउस ले रखा है वो किसके अंडर है, रेंट कंट्रोल एक्ट में। इसमें भी हमारा है कि एक लिमिट से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते, विच फिक्सेस स्टैंडर्ड रेंट लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो मार्केट रेंट, मार्केट में जो रेंट चल रहा है, ठीक है, उससे यूजुअली लो ही रहता है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटेड ALV बेस्ड ऑन मार्केट रेंट। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो क्या करते हैं, एनुअल रेटिंग वैल्यू क्या करता है, कैलकुलेट करता है मार्केट रेंट के हिसाब से, जो कि यूजुअली क्या होता है, हाइयर होता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट दैट एनुअल वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स। तो जो हमारी यहाँ पे हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारा यहाँ पे एनुअल वैल्यू होगा वो एक्सीड नहीं कर सकता स्टैंडर्ड रेंट से, ठीक है, जो कि हमारा अंडर किसके आता है, रेंट कंट्रोल लॉ के अंदर आता है, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। इवन इफ मार्केट रेंट इज़ हाई, चाहे मार्केट का रेंट कितना भी हाई हो, ALV मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, तो एक लिमिट तक ही इसको रेस्ट्रिक्टेड रखा गया है। इम्पॉर्टेंस देखते हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंस, द जजमेंट प्रोटेक्ट्स टैक्स पेयर फ्रॉम एक्सेसिव टैक्सेशन। तो इससे फ़ायदा क्या है, जो भी हमारा रेंट पे करता है, ठीक है, टैक्स पेयर होता है, तो यहाँ पे क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कैलकुलेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब जितना भी ये कैलकुलेशन होगा हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम में, उसमें क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगी। इट इस्टेब्लिश दैट फेयर रेंट, कि सबको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रेंट देना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कहीं पे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं रेंट, कहीं पे एकदम ही लो कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट नॉट मार्केट रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से लेंगे जो अंडर रेंट कंट्रोल आता है, ठीक है, ना कि मार्केट रेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे कंक्लूजन देख लेते हैं हम। शीला कौशिक केस क्लेरिफाइड दैट द ALV मस्ट बी लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, तो ये जो एनुअल वैल्यू होता है ये बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, उसके अंडर ही हम जो रेंट कंट्रोल के अंदर आ जाता है उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। प्रिवेंटिंग आर्बिट्ररी टैक्स कैलकुलेशंस एंड सेफगार्ड फ्रॉम टैक्स पेयर राइट्स। तो इससे क्या होगा, जो टैक्स पेयर होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा यहाँ पर एक केस शो किया गया था, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये थे इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखना, हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पे मैसेज करो और अपने नोट सिक्योर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।